दिख रहा है सबको? हेलो, हाँ, हम्म, सुनाई दे रहा है? हम्म, तो इग्नियस में आज हम ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ, क्या हो गया? तो आज हम पढ़ेंगे कि एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक है ना, एक थोड़ा सा आइडिया तुम लोगों को पहले ही दिया हूँ, पर डिटेल्स में हम लोग आज पढ़ेंगे एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। एलिमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, देखो। तो तुम लोगों को मालूम ही है सबको कि सब्स्टिट्यूशन एक टर्म, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सपोज एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, ये एक दूसरे को तभी सब्स्टिट्यूट करेगा जब ए और बी का चार्ज जो है, चार्ज जो है वो सिमिलर होगा और सेम होगा, और उन दोनों का रेडियस जो है वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। उनका रेडियस जो है वो सिमिलर होगा। सिमिलर कितने देर तक? 15% सिमिलर होगा। माने कि सपोज ए का जो रेडियस है ये बी से 15% बड़ा भी हो सकता है, बी से 15% छोटा भी हो सकता है। सपोज ए का चार्ज है +2, बी का चार्ज है +2, और इन दोनों का रेडियस जो है वो 15% सिमिलर है, तो ए और बी एक दूसरे के बीच में सब्स्टिट्यूशन कर सकता है। इसको हम बोलते हैं गोल्डस्मिथ रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। गोल्डस्मिथ रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी क्यों सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है वो हम डिटेल से बाद में जाएंगे थोड़ा बहुत। तो समझो, एक एग्जांपल देता हूं कि रूबिडियम और पोटाशियम, ये दोनों का जो है, ये दोनों का साइज सिमिलर है और दोनों का ही चार्ज है +1। दोनों का ही चार्ज क्या है? +1। तो रूबिडियम और पोटाशियम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। रूबिडियम कैन सब्स्टिट्यूट पोटाशियम एंड पोटाशियम कैन सब्स्टिट्यूट रूबिडियम एज वेल। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम क्या करेंगे? देखो, ये इंपॉर्टेंट तब भी है, रूबिडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ कि ना बोल दो यार, रूबिडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाँ, ये रूबिडियम की डीके से स्ट्रोंशियम पैदा होता है। रूबिडियम जब डीके होता है, रूबिडियम डीके एंड स्ट्रोंशियम इज जनरेटेड। तो अभी क्या होता है, इससे हम ये रूबिडियम स्ट्रोंशियम डीके मैकेनिज्म से हम एक पर्टिकुलर उस रॉक का एज पता कर सकते हैं। तो सपोज किसी रॉक में प्राइमरली पोटाशियम था, बहुत सारा पोटाशियम था, बहुत सारा। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा रूबिडियम क्या किया, ये पोटाशियम को सब्स्टिट्यूट करा, दो जगह में सब्स्टिट्यूट करा। अभी तब क्या होगा, ये रूबिडियम ब्रेक करके स्ट्रोंशियम बनाएगा। स्ट्रोंशियम बनाएगा, हाँ कि ना बोल दो यार। हाँ, हाँ, तो ये ब्रेक ब्रेक करके जब स्ट्रोंशियम बनाएगा, तो इसमें हम बहुत सारा मेथड अप्लाई करके इससे हम इस रॉक, ये रूबिडियम का हाफ लाइफ है, रूबिडियम का कुछ हाफ लाइफ है, टी हाफ बोलते हैं उसको, हाफ लाइफ।
हाफ मतलब रुबिडियम से स्ट्रोंशियम बन रहा है, तो कितने टाइम में ये रुबिडियम जो पहले कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकदम स्टार्टिंग में मतलब T0 में जो कॉन्सेंट्रेशन था रुबिडियम का, कितने टाइम के बाद रुबिडियम का कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगा, रुबिडियम बाई 2 हो जाएगा। तो उस अमाउंट ऑफ टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। तो इस फैक्टर से हम लोग किसी एक रॉक का डेट एज निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं रेडियोएक्टिव डेटिंग और रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूटिंग पोटेशियम इज a very important phenomena of rubidium, and किसीलिए होता है ये सब्स्टिट्यूशन, क्यों होता है ये सब्स्टिट्यूशन? इसीलिए ही होता है क्योंकि रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम हैज सिमिलर रेडियस एंड सेम चार्ज। सिमिलरली अच्छा, और एक रूल है कि अगर दो आयन है ए और बी, अभी इन दोनों का रेडियस सिमिलर है। रेडियस क्या है? सिमिलर, बट चार्ज इज डिफरेंट। एक का चार्ज है +3, एक का चार्ज है +1। तो गोल्डस्मिथ ने क्या बताया कि आयन विथ हायर चार्ज इज मोर रेडिली इनकॉर्पोरेटेड इनटू सॉलिड ओवर लिक्विड। माने ये जो इस आयन का चार्ज ज्यादा है वो कंपैरेटिवली सॉलिड में जाएगा। वो कंपैरेटिवली सॉलिड किस में जाएगा? सॉलिड में जाएगा। और जिस आयन का चार्ज कंपैरेटिवली लो है वो कंपैरेटिवली किस में जाएगा? वो कंपैरेटिवली लिक्विड में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका हम एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। नहीं, इसका एग्जांपल हम बाद में देखेंगे। तो इस रूल दो दो रूल्स है, दो रूल्स बहुत सिंपल है कि अगर सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन माने एक एलिमेंट या फिर एक आयन दूसरे आयन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसके जगह जाके बैठ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन होने का क्राइटेरिया क्या है? सब्स्टिट्यूशन होने का क्राइटेरिया यही है कि चार्ज शुड बी सेम, चार्ज शुड बी सेम एंड द रेडियस ऑफ द टू पर्टिकुलर आयंस शुड बी सिमिलर एज वेल। तभी जाके एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, जैसे कि रुबिडियम एंड पोटेशियम। एंड और एक रूल है कि अगर दो आयंस है जिन दोनों का सिमिलर चार्ज है, जिन दोनों का सिमिलर रेडियस है पर चार्ज अलग है, तो हाईली चार्ज जो है, जिसका चार्ज ज्यादा है वो कंपैरेटिवली सॉलिड में जाएगा, और जिसका चार्ज कम है वो कंपैरेटिवली लिक्विड में जाएगा। अभी अभी बस इसके हिसाब से तो हम नहीं बोल सकते। तो देखो, ये पेट्रोलॉजी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, ठीक है ना? कैसे एक्सपेरिमेंटल? क्या हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी फेनोमेना को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। वो सपोज क्या है, वो तुम्हारा 2-3 बिलियन साल या फिर 1.5 बिलियन साल या फिर 1 बिलियन साल जो भी है उसके पहले बना। तो वी हैव टू गो थ्रू द बैक साइड। कैसे? कि हम लोगों को 1 बिलियन साल एक बिलियन साल पहले सपोज एक रॉक बना, तो एक रॉक को हम अभी भी मिल रहा है। वो रॉक वी कैन फाइंड इट इन नेचर। तो वो रॉक हमको मिला। अभी हम क्या करेंगे, उस रॉक को हमको क्या किया जानना है कि वो पर्टिकुलर रॉक कैसे फॉर्म हुआ है, राइट? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो पर्टिकुलर रॉक जो है हाउ डिड इट फॉर्म, ठीक है ना? तो इसीलिए हमको बैक प्रोसेस करना कि रॉक हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, पर प्रोसीड्यूर क्या है वो जानने के लिए हमको भी रॉक के थ्रू बैक बैक प्रोसेसिंग करना है। तो सबसे पहले हम क्या जान सकते हैं कि सबसे पहले हम जान सकते हैं कि रॉक में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किस किस मिनरल का, फिर किस किस एलिमेंट का, ये सब का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक है? जान लिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि रॉक में प्रेजेंट कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसका डॉटर कैसे बना,
उसका डॉटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उससे हम क्या पता कर सकते हैं, उस रॉक का एज जान सकते हैं। राइट, उस रॉक का हम एज जान गए कि ये रॉक एट अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स पहले बना है। अभी तो ये रॉक एक जो है वो एक किसी मेल्ट से बना है, राइट, वो किसी मेल्ट से बना है। तो अगर हम उस पर्टिकुलर रॉक का ही उसको मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, तो वी विल हैव अ आइडिया, वी विल गेट एन आइडिया अबाउट द मेल्ट फ्रॉम व्हिच इट हैज फॉर्म्ड, हाँ राइट। तो उस रॉक को हम क्या करते हैं, उस रॉक को हम मेल्ट करना चालू कर दें। अब मेल्ट करना चालू करने के बाद हम लोग को क्या दिखे कि सब जो एलिमेंट्स है, सब जो एलिमेंट जो प्रेजेंट है रॉक में, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है किस किस के बीच, मेल्ट और रॉक के बीच। माने सपोज एक रॉक को हम मेल्ट कर रहे हैं, तो एक साथ तो पूरा रॉक मेल्ट नहीं हो जाएगा। सपोज हम 600 डिग्री सेल्सियस दे दें, तो उस रॉक में प्रेजेंस कुछ कुछ मिनरल जो है वो मेल्ट करना चालू करेगा, और कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द रॉक विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो हम देखें कि ये जो रॉक मेल्ट, अभी भी रॉक के अंदर क्या है, मेल्ट भी प्रेजेंट, अभी भी वो एक्सपेरिमेंटल बॉक्स के अंदर क्या है, वो रॉक भी प्रेजेंट है, और रॉक से फॉर्म हुआ कुछ मेल्ट भी प्रेजेंट है। तो फिर से हम क्या किए, वो मेल्ट जो नए जो मेल्ट बना उसको हम स्टडी किए, और वो जो रॉक बना उसको, वो जो रॉक मतलब रॉक का कुछ पार्ट मेल्ट हो गया ना, तो रॉक का कंपोजिशन चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रवि, समझ में आ रहा है? तो रॉक जो हम लोगों को मेल्ट कर दिया, थोड़ा सा मेल्ट कर दिया, तो रॉक का कंपोजिशन चेंज हो गया। तो रॉक को हम उठाए अलग से, मेल्ट को हम उठाए अलग से। तो हम रॉक का फिर वो मेल्टेड पार्शियली मेल्टेड रॉक का जो है उसका कंपोजिशन हम निकाले। फिर मेल्ट जो फॉर्म हुआ, वो मेल्ट का कंपोजिशन हम निकाले। ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप कुछ फिर मेल्ट किया, फिर रॉक कंपोजिशन निकाले, मेल्ट का कंपोजिशन निकाले, कैसे करते करते बहुत सारा स्टेप्स के अंदर हम लोग ये करते गए। अभी हम लोगों को ये देखने को मिला कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स वो एकदम शुरू में ही मेल्ट के अंदर चले जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या है, जो एकदम लास्ट तक रॉक के अंदर ही रह जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखे, हम फिर से रिपीट करता हूं कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स, कुछ सपोज एलिमेंट ए, एलिमेंट बी, एलिमेंट सी जो है, वो पहला ही फॉर्म हुआ जो मेल्ट है उसके अंदर जा रहा है। और कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स क्या है, वो रॉक के अंदर ही एकदम लास्ट तक रह जा रहे हैं। तो अभी अभी हम लोग को ये आइडिया चल गया, ये आइडिया आ गया कि जो एलिमेंट एकदम लास्ट अमाउंट तक, एकदम लास्ट टाइम तक रॉक के अंदर रहा, वो एलिमेंट पहले क्रिस्टलाइज किया होगा, हाँ कि ना? ये थोड़ा पेचीदा टर्म है, समझो। जो एलिमेंट एक रॉक की मेल्ट होने के बाद भी एकदम लास्ट तक सॉलिड फॉर्म में रह रहे हैं, मतलब क्या है, वो पहले क्रिस्टलाइज किया होगा एक मेल्ट से। एक मेल्ट जब क्रिस्टलाइज करेगा, वो एलिमेंट्स पहले क्रिस्टलाइज किया हुआ होगा। और जो एलिमेंट्स पहले ही मेल्ट में जा रहे हैं, वो एकदम लास्ट में जाके क्रिस्टलाइज किया होगा, हाँ कि ना? तो इसके बेसिस पे ही हम कुछ टर्मिनोलॉजी, इनकॉम्पेटिबल एंड कॉम्पेटिबल एलिमेंट, इसके बेसिस पे ही टर्मिनोलॉजी ये आया है। क्या आया है कि इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which prefers to stay in a melt। माने इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट that prefers to stay in a melt, मतलब जो मेल्ट पे रहना पसंद करता है। they love to stay in a molten state। तो एक रॉक को अगर हम मेल्ट करें, तो पहले ही जो मेल्ट बनेगा, पहले एकदम स्टार्टिंग में जो मेल्ट बनेगा, वो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट से रिच होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट मिलेगा हम लोगों को, हाँ कि ना? क्योंकि वो क्योंकि मेल्ट वो में रहना पसंद करता है, तो वो पहले ही मेल्ट में चला गया।
और लास्ट में जाके जब पूरा रॉक मेल्ट हो जाएगा, लास्ट में जब मेल्ट जो पड़ा रहेगा, पूरा रॉक मेल्ट होने के बाद वहां पे क्या होगा, वहां पे एकदम लास्ट तक रॉक में कॉम्पोनेंट एलिमेंट बैठा रहेगा, क्योंकि वो रॉक सॉलिड स्टेट में जाना प्रेफर करता है, हाँ कि ना। एकदम लास्ट तक रहेगा वो, जो हाईली कॉम्पेटेबल है। समझ में आया कि नहीं आया? हम्म, तो यही है बेसिक फंडा, कि हम लोग ये मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब ये इनकम्पेटेबल कॉम्पेटेबल, ये समझने का, या फिर ये टर्मिनोलॉजी यही यही से आया है कि हमको एवोल्यूशन जानना है एक पर्टिकुलर रॉक का, कि वो कैसे एक मेल से क्रिस्टलाइज होके धीरे 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 आया है। तो वो जानना हमको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं। तो देखो, अभी इसको तो ऐसे स्टोरी के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब कर दिए, तो उसका कुछ मैथमेटिकल बेसिस भी होगा, उसका कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स भी होगा, वो हम अभी देखेंगे। तो क्या है, ये जो एलिमेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एलिमेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मेल्ट और सॉलिड के बीच, उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दादा वो जो लास्ट तक जो बचा रह गया था सॉलिड में, तो सॉलिड ही बचा रह गया कि उसको अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे तो लास्ट में कभी ना कभी वो मेल्ट होगा? लास्ट में कभी ना कभी तो वो मेल्ट ही होगा। तो लास्ट वाला जो पार्ट है जो कभी ना कभी मेल्ट होगा, वो ओलिविन का ही प्रेजेंस होगा ना उसमें? हाँ, हम लोग देख, सिंपल बात है, हाँ ओलिविन का प्रेजेंस होगा, हाँ। पर हम लोग यहाँ पे हम्म, ओलिविन मिनरोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे और उससे भी नीचे आके, उससे भी माइक्रो में आके हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। जैसे ठीक कि ठीक। आयरन, निकेल, मैग्नीशियम, कॉपर, सिलिकॉन, सब जो भी है वगैरह वगैरह, हम लोग हम्म, सिर्फ एलिमेंटल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, नॉट मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन। ठीक। समझ में आया? अच्छा, तो इसको हम मैथमेटिकली डोनेट करने के लिए, इसको हम दो तीन टर्मिनोलॉजी है हम लोग का, एक है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, और पार्टीशन कोएफिशिएंट, और डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम के डी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम के डी और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? अभी इसका फॉर्मूला क्या है, के डी इज इक्वल टू सी एस बाई सी एल। के डी इज इक्वल टू सी एस बाई सी एल। सी एस माने, सॉलिड। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इन सॉलिड, सी एल माने concentration of trace element in liquid। समझ में आया? अभी एक चीज बताओ, अगर के डी का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है, सपोज किसी एलिमेंट के लिए
किसी एलिमेंट के लिए केडी का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है, वो कॉम्पेटिबल या इनकॉम्पेटिबल है? कॉम्पिटिटिव हाँ, कॉम्पिटिटिव सुनाई नहीं दे रहा है। कॉम्पिटिबल रहेगा ना, अच्छा, कैसे? क्योंकि वो प्रेफर करेगा लिक्विड में रहना। क्योंकि लिक्विड में रहना प्रेफर करेगा, और लिक्विड का यहाँ नीचे वाला मतलब डिनोमिनेटर में लिक्विड अगर बढ़ा देते हैं तो ऊपर सॉलिड का पार्टिकल्स कम हो जाता है, तो लिक्विड का एटमॉस ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ से निगेटिव निकलेगा, निगेटिव साइन में केडी का। अच्छा रवि, हाँ दादा, ने जो क्वेश्चन पूछा वो क्वेश्चन एक बार फिर से देना दादा। क्यों नहीं सुन रहा था क्या? नहीं सुना था, मतलब आपने ये पूछा कि केडी का वैल्यू लेस देन 1 क्यों होगा, ये पूछा ना? नहीं, मैंने पूछा केडी का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो उससे हम क्या हाँ, इंटरप्रेट कर सकते हैं? केडी का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो पहले तो वहां पे एक बार जाना पड़ेगा। ये वाला तो दादा, वो हाफ लाइफ जो बताए थे, तो हाफ लाइफ को यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या? हाफ लाइफ क्या आता है? हाफ लाइफ क्या बोल रहे थे? नहीं, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बोले कि केडी का वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या शो करना चाह रहे हैं, ये बोले ना? हाँ, तो यहाँ पे ये चीज शो हो रहा था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड है, मतलब ट्रेस एलिमेंट का, हाँ, वो आपका कम होगा हम्म, कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट ऑफ लिक्विड के मुकाबले। अगर वो 1 से ज्यादा होगा केडी का वैल्यू, तब वहां पे ट्रेस ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड ज्यादा रहेगा। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन लिक्विड ज्यादा हो रहा है तो वो क्या डिनोट करता है? केडी का वैल्यू 1 से लेस है। वाह, मतलब क्या फिजिकली क्या डिनोट करता है? अगर कंसंट्रेशन लिक्विड का है, ये मतलब लिक्विड में अगर ट्रेस एलिमेंट ज्यादा है तो ये शो करता है कि ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा वो? अगर लिक्विड एलिमेंट ज्यादा है तो वो इनकॉम्पिटेबल एलिमेंट शो करेगा। एग्जैक्टली, अगर लिक्विड में एलिमेंट ज्यादा है तो वो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट शो करेगा। मतलब अगर केडी का वैल्यू 1 हो रहा है तो वो क्या होगा? वो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट होगा। इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट होगा। और अगर केडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सॉलिड ट्रेस ऑफ एलिमेंट सॉलिड शो करेगा। कि वो क्या शो करेगा, वो कैसा एलिमेंट होगा? कॉम्पिटेबल एलिमेंट्स। वो होगा कॉम्पेटिबल एलिमेंट। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ भैया। अच्छा, अभी तो इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट को रिकॉर्ड हो रहा है ना? अभी इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट को हम दो तरीके के इनकॉम्पेटिबल होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एच एफ एस, माने कि हाई फील्ड स्ट्रेंथ, हाई फील्ड
और एक होता है LIL, लार्ज आयन लिथोफाइल्स। लार्ज आयन लिथोफाइल एलिमेंट्स। हाई 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 फील्ड स्ट्रेंथ कब बोलते हैं? जब इनका पर एलिमेंट हाईली चार्ज्ड होता है। जैसे कि ना एग्जांपल है सेलुडियम, लेड, फिर तुम्हारा आ गया जार्कोनियम, हॉफनियम। ये हाई फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? ये हाईली चार्ज्ड है। हाईली चार्ज्ड है। और लार्ज आयन लिथोफाइल क्या है? वो है कि चार्ज कम है, हम लोगों का चार्ज कम है मतलब साइज बड़ा है। जैसे कि चार्ज कम है मतलब साइज छोटा है। जैसे कि पोटाशियम, रूबिडियम, सीजियम, फिर तुम्हारा हो गया बेरियम, एक्सेट्रा। तो ये दोनों में से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनकॉम्पेटिबल एलिमेंट को। अभी क्यों डिवीजन करना? डिवीजन करने भैया का, हाँ बोल। पोटेशियम और सीजियम ये सब मतलब क्या है, हाईली चार्ज और साइज छोटा कि मतलब क्या बोले इसके रिगार्डिंग? इन लोगों का है चार्जलेस। अच्छा अच्छा। नॉट चार्जलेस ना, चार्ज स्मॉल लिख देता हूँ। चार्जलेस होने में कोई चार्ज ही नहीं है। हम्म। पोटेशियम का चार्ज कितना है? +1। तो इन लोगों का हम्म। चार्ज होता है कम। तो ये डिवीजन करने का एक रीजन है कि ये हाईली चार्ज या फिर हाई फील्ड स्ट्रेंथ एलिमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली लेस मोबाइल होता है। और ये कंपैरेटिवली हाई हाई मोबिलिटी होता है इन लोगों का। मोबिलिटी माने क्या है? कि कितना जल्दी मूव कर सकता है। हम्म। अभी आते हैं कि बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट क्या होता है। मैं तुम लोगों को स्टोरी पहले ही बोल दिया, ठीक है ना? अभी जस्ट मैथमेटिकल टर्म्स बोल रहा हूँ, उसके बाद एक और स्टोरी बोलेंगे और मैथमेटिकल टर्म्स जो है वो बोलेंगे। बल्क, मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में इसमें भी नेट आ सकता है जहाँ पे बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं DI से, which is basically summation of WA into DIA। इसका मतलब है WA माने वेट फ्रैक्शन, weight fraction of mineral A in the rock, and DIA माने distribution coefficient of element I in mineral A। distribution अभी ये टर्म तुम लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया। तो ये क्या होगा कि सपोज सपोज एक मिनरल है SiO2। सपोज एक मिनरल है SiO2, ये किस किस एलिमेंट से बना है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन। एग्जैक्टली exactly, इसका एलिमेंटल कंपोजिशन है सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, राइट।
तो इस एलिमेंट के अंदर ये एसआई का एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा, ऑक्सीजन का एक डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा, हाँ कि ना? तो यही बोल रहा है वो। अच्छा, क्या बोल रहा था, फिर से रिपीट करना। ये बोल रहा है कि ए डी आई जो है, डी आई ए जो है, ये डी आई ए यहाँ पर जो लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट ऑफ एलिमेंट आई इन मिनरल ए। तो SiO2 में क्या क्या एलिमेंट है? सिलिकॉन है और ऑक्सीजन है। तो सिलिकॉन की एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा और ऑक्सीजन का एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होगा। तो ये जिस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बोल रहा है उसको ही हम लोग लेंगे। ठीक है? ठीक है। तो अभी उसके ऊपर एक हम प्रॉब्लम कर लेते हैं कि एक रॉक है पेरिडोटाइट। पेरिडोटाइट एक रॉक है जहां पर 60% ओलिविन है, 25% क्या है? ओपीएक्स है, 10% सीपीएक्स है एंड 5% बच गया ना, 5% गार्नेट है। एक ट्रेस एलिमेंट से रूबिडियम जिसका डीआई वैल्यू ओलिवेन के लिए है 0.026, फिर तुम्हारा ओपीएक्स के है 0.23, फिर तुम्हारा सीपीएक्स के लिए है 0.583 एंड गार्नेट के लिए है 6.56। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी RL लिखे थे, RL। आरबी रूबिडियम ठीक से लिख देता हूँ, आर बी। अभी समझ में आया? अभी इसका तो एक काम कर, इसका बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट निकाल। डी आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू ए इंटू डी आई ए। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो वेट परसेंटेज में दिया हुआ है ये, तो वेट परसेंटेज ऑफ ओलिविन क्या होगा? 60/100 इंटू डी आई ए कितना है? 0.026, 0.026। फिर तुम लोगों का प्लस समेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्लस करना पड़ेगा हर एक के लिए। ओपीएक्स कितना है? 25/100 इंटू 0.23 प्लस सीपीएक्स के लिए कितना है? 10/100 इंटू 0.583 प्लस गार्नेट के लिए कितना है? 5/100, सॉरी ब्रैकेट क्यों दे दिया भाई? 5/100 इंटू कितना होगा? कितना होगा इंटू? 0.5, 6.56। 6.56। ये निकालो कितना हो रहा है।
कितना हो रहा है? अभी तक नहीं हुआ? क्या मेरा नेटवर्क चला गया? तो हुआ आंसर आया? हाँ दादा, कितना आ रहा है? 0.6665। गलत आया। आंसर होगा 0.459। अच्छा छोड़ो, ये बाद में कर लेना। अभी और एक चीज है। आ गया। अच्छा, और एक चीज है। 4 क्या है? 5। इसको बोलते हैं मॉडल्स फॉर सॉलिड एंड मॉडल्स फॉर सॉलिड बिल्ड प्रोसेसेस। भैया स्क्रीन नहीं है। ओह सॉरी। मॉडल्स फॉर सॉलिड बिल्ड प्रोसेसेस। तो क्या है, इसमें दो तरह का आता है। एक है बैच मेल्टिंग और एक है फ्रैक्शनल मेल्टिंग।
बैच मेल्टिंग और फ्रैक्शनल मेल्टिंग का डिफरेंस क्या होता है कि बैच मेल्टिंग जो होता है उसमें क्या होगा कि सपोज तुम एक रॉक ले रहे हो और उस रॉक का मेल्ट हो, ठीक है ना, या फिर सिमिलरली गोज विथ सेम बैच क्रिस्टलाइजेशन के लिए होता है इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर एक रॉक है इसको तुम मेल्ट कर रहे हो, मेल्ट करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, अगर हर वक्त फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ मेल्टिंग ये रॉक और ये जो लिक्विड है ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह में प्रेजेंट रहे, माने इन दोनों का कांस्टेंट इंटरेक्शन होते रहे, then that particular situation will be called as batch melting। और क्या अगर फिर ये एक बार दोबारा बोलिएगा। सपोज एक मेल्ट कर रहा है, ठीक है, मेल्ट कर रहा है तो रॉक का मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है, पूरा तेरा मेल्टिंग टाइम के लिए वो रॉक और लिक्विड, रॉक से मेल्ट जनरेट हो रहा है और लिक्विड हो रहा है, ये लिक्विड और रॉक एक ही साथ एक जगह में प्रेजेंट है। अच्छा, इसको हम बोलेंगे बैच मेल्टिंग। और फ्रैक्शनल मेल्टिंग किसको बोलते हैं कि मेल्ट हो रहा है और लिक्विड हट जा रहा है, मेल्ट हो रहा है और लिक्विड हट जा रहा है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टर्म क्यों आया, तेरे को लगेगा कि मेल्ट कहा जाएगा। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। नेचर में क्या होता है, पर्टिकुलर रॉक से जो मेल्ट बनता है उसका डेंसिटी लो होता है कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर रॉक, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, मास सेम, लाइक कैसा सीन, क्यू क्यू डेंसिटी क्यू चेंजेस होता है, ये देख देख ये समझ में आ जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम बाय मास, मारेंगे जाके, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता। मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो एक सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ज्यादातर ज्यादातर लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, लिक्विड का वॉल्यूम हाई होता है, हाई होता है कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड का वॉल्यूम हाई होता है। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, तो मास कांस्टेंट होके वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। घटेगा। तो अगर डेंसिटी घट रहा है, डेंसिटी अगर घट रहा है तो वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, वो लिक्विड धीरे धीरे ऊपर ऊपर उठता रहेगा, क्योंकि वो सराउंडिंग का जो डेंसिटी है उससे लिक्विड का डेंसिटी कम है, तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो नेचुरल फिनोमेना में क्या होता है, एक रॉक का जब पार्शियल मेल्टिंग होता है मेंटल में, तो रॉक नीचे रह जाता है और लिक्विड धीरे 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 ऊपर उठता रहता है। तो इसीलिए ये फ्रैक्शनल और बैच मेल्टिंग का टर्म आया। बैच मेल्टिंग कब होगा, जब ये रॉक रहेगा और उसका जो मेल्ट रहेगा ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा, एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा, सो दैट ये रॉक और लिक्विड का कांस्टेंट इंटरेक्शन हो सके। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम या फिर बैच मेल्टिंग, राइट। बैच मेल्टिंग और फ्रैक्शनल मेल्टिंग या फिर रिले फ्रैक्शनाइजेशन क्या होता है, जब एक मेल्ट रॉक के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा, रॉक को मेल्ट हो रहा है और मेल्ट ऊपर उठ जा रहा है या फिर नीचे नम जा रहा है, जो भी है वो अलग जगह पे चले जा रहा है, रॉक और मेल्ट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। सिमिलर सिचुएशन गोज फॉर क्रिस्टलाइजेशन एज वेल। एक मेल्ट से कोई एक क्रिस्टल जनरेट हो रहा है, सपोज few crystals are generating from a melt, now the crystals are comparatively have higher density, crystals have comparatively higher density compared to the particular melt, तो वो क्रिस्टल क्या कर जाएगा, वो क्रिस्टल नीचे आ जाएगा, दैट टर्म इज कॉल्ड क्रिस्टल सेटलिंग, ग्रेविटेशनल सेटलिंग। समझ में आया। या फिर कुछ कुछ क्रिस्टल्स क्या होगा, उसका डेंसिटी लो होगा तो वो ऊपर उठ जाएगा, वो मेल्ट और क्रिस्टल एक साथ नहीं रहेगा। तो similar situation goes for crystallization and melting as well. We are now considering melting, but keep in mind that the similar situation will also go for crystallization. समझ में आ गया। तो बैच मेल्टिंग और फ्रैक्शनल मेल्टिंग का मतलब स्टोरी समझ में आ गया, हाँ कि ना।
दादा, हाँ ये बैच मेल्टिंग को ही इक्विलिब्रियम मेल्टिंग कहते हैं क्या? हाँ, बैच मेल्टिंग को इक्विलिब्रियम मेल्टिंग कहते हैं। और फ्रैक्शन मेल्टिंग को रिले फ्रैक्शनलाइजेशन भी कहते हैं। हाँ, रिले फ्रैक्शनाइजेशन भी कहते हैं। और ग्रेविटेशनल सेटलिंग ये सब जो है किसमें होता है, मतलब फ्रैक्शनल में होता है। फ्रैक्शनल में होता है। और बैच मेल्टिंग में जो है मतलब सॉलिड और लिक्विड एक ही साथ मतलब को एग्जिस्ट करेगा। वो एग्जिस्ट करेगा, हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो डेंसिटी घटेगा घटेगा बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे क्यों एक साथ को एग्जिस्ट करेगा? ज्यादातर नहीं करता है, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है, वो हाईली सिलिसिक रिच मेल्ट के लिए होता है। वहां पर मेल्ट के लिए ज्यादातर डेंसिटी डिफरेंस नहीं दिखाई देता है, इसीलिए होता है। अच्छा। बैच मेल्टिंग खूब ही रेयर फिनोमेना है। पर बैच मेल्टिंग का कंसिडरेशन की हुआ है जब एक्सपेरिमेंटल करते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब तो लिक्विड ऊपर नहीं उठता है, तब एक ही जगह रहता है, इसीलिए बैच मेल्टिंग का टर्म हम लोग अलग से लेके आए। या मतलब मैं तब मतलब पहले तो सोच रहे थे कि ऐसे ही होता है, फिर जाके लोग दिमाग लगा के नहीं ऐसा नहीं होगा, तो फ्रिक्शनल मेल्टिंग बैच मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आया? तो फिर जब नेचर में जब ये फ्रैक्शनल मेल्टिंग होता है तो जो हायर डेंसिटी का होगा वो नीचे ही रह जाता है, और जो लो होता है वो ऊपर चला जाता है। हाँ। ठीक है। हम लोग दादा फेज डायग्राम पढ़े थे, फेज डायग्राम में भी इक्विलिब्रियम मेल्टिंग पढ़े हैं, इक्विलिब्रियम फ्रैक्शन। तो वहां पे वो वो लैब लैब एक्सपेरिमेंट है हाँ, वो लैब वाला था। वहां पे भी तो दो होता है ना, फ्रैक्शनल मेल्टिंग होता है एक साइड से और एक साइड इक्विलिब्रियम मेल्टिंग होता है। एक साइड है मतलब। तो मतलब एक साइड मतलब क्या मतलब, वहां पे भी इक्विलिब्रियम। हाँ, वहां पे भी इक्विलिब्रियम एंड बैच मेल्टिंग था, तो हाँ वहां से ही आया है ना, मतलब वही देखा है ना कि बैच मेल्टिंग और इक्विलिब्रियम मेल्टिंग, मतलब इक्विलिब्रियम मेल्टिंग और बैच मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट वही से ही आया कि वो लोग जब एक्सपेरिमेंट करते रहे तो देखा कि मेल्ट ऊपर नहीं उठ रहा है, पर वो लोग फिर दिमाग लगा के सोचे कि नेचुरल फिनोमेना में तो ऐसे नहीं होगा, इसीलिए बैच मेल्टिंग और फ्रैक्शनल मेल्टिंग का कॉन्सेप्ट आया। समझ में आया? क्या क्या डाउट तेरा कोई? नहीं, बस यही पूछना था कि मेल्ट फेज डायग्राम में भी इसका डिस्कशन है ना, तो हाँ, बस वही पूछना चाह रहा था। ठीक है। तो अभी बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला क्या है? बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला है Cl by Co is equal to 1 by Di 1 minus F into सॉरी प्लस F। Cl क्या है? Cl है तेरा concentration of trace element in the original assemblage, सॉरी concentration of क्या बोलते हैं Cl by, सॉरी मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। CO तेरा है concentration of trace elements in original assemblage before melting। Cl क्या है? Cl है concentration of trace element, शॉर्ट टर्म में मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग फुल में लिखना, in the liquid। क्या कहता था? कंसंट्रेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट। F है तेरा weight fraction of melt produced। Melt divided by melt plus rot।
ठीक है, क्या रह गया, डी आई। डी आई तो मालूम ही है, डी आई क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन DI distribution of coefficient of element in mineral A। मिनरल तो ए यहाँ में पे क्या आ रहा है, यहाँ मिनरल ए नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, जिस मिनरल के लिए बोलेगा उस मिनरल के लिए डाल देगा, सिंपल इज दैट। अभी देख ऊपर में क्या लिखा था, मेल्ट प्लस मेल डिवाइडेड बाय मेल्ट प्लस रॉक। हाँ हो गया था। हो गया। अभी आते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में। फ्रैक्शनल हम्म। क्रिस्टलाइजेशन फंडा मैंने कर दिया। फ्रैक्शनल, ये रियली फ्रैक्शनाइजेशन। फ्रैक्शनेशन इसका फॉर्मूला है Cl/Co इज इक्वल टू F टू द पावर Di-1। ठीक है, और अगर रेले मेल्टिंग हो रहा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। रेले मेल्टिंग के लिए Cl/Co 1/Di 1 minus F to the power 1/Di-1। मेल्टिंग को फ्रैक्शनल मेल्टिंग भी कहेंगे। हाँ, रिलेज मेल्टिंग को फ्रैक्शनल मेल्टिंग भी कहेंगे। सुनाई नहीं देता। दादा रिलेज मेल्टिंग को फ्रैक्शनल मेल्टिंग भी कहते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, पार्शियल मेल्टिंग अलग है। नहीं पार्शियल नहीं, फ्रैक्शनल मेल्टिंग, फ्रैक्शनल मेल्टिंग। फ्रैक्शनल मेल्टिंग कहते हैं, हाँ। और रिलेज फ्रैक्शनलाइजेशन को का दूसरा कोई नाम? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं। वो लिख लिए सब। वो लास्ट वाला बच गया था। तो लास्ट वाला कौन सा बच गया? वो रिलेज मेल्टिंग। हाँ बस एक मिनट। भैया इसका एप्लीकेशन क्या है? क्या क्या है?